What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ एनालिसिस और इसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह और थोड़ा हम रिवीजन भी करेंगे, जिसमें आज मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में बताऊंगा थोड़ा। और इसके बाद में मॉर्निंग में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर देखेंगे। हालांकि मॉर्निंग में आज क्वेश्चन पढ़ाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया कि मॉर्निंग में क्वेश्चन ही देना भूल गया। फिर लास्ट में मैंने 2-3 ही क्वेश्चन दिए। सॉरी उसके लिए, कल से फिर अच्छे से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आइए अब वीडियो में देखते हैं। देखिए वीडियो में फर्स्ट पेज पर ये न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है बस्टर्ड पक्षी का नाम याद रखना। हालांकि नाम याद ही हो जाएगा, नाम ही ऐसा है तो तो नाम याद रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है ना। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो खासकर जो एग्जाम वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होते हैं। और उसमें आप सीडीएस ले लीजिए या एनडीए ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, एसएससी बैंकिंग सब में आता है ये, ठीक है ना। एक्चुअली कल एक बंदे का कमेंट था कि बोल रहा है कि सर सीडीएस का नाम आपने कभी लिया ही नहीं तो यार यूपीएससी का नाम ले देता हूँ मैं, तो इसका मतलब सारे एग्जाम आ जाते हैं उसमें जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सीडीएस का नाम नहीं लिया अलग से। ओके, अब खुश रहना, गुस्सा नहीं होना कभी भी। ओके तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में नाम याद रखना। मजाक हो गया, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। ओके, तो ये इंडियन बस्टर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में भी मैक्सिमम उस एरिया में पाया जाता है। किस एरिया में पाया जाता है, ये वाला देखिए, अभी राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान में पाया जाएगा। तो जी हाँ, थोड़ा बहुत ये पाकिस्तान में पाया जाता है, पर पाकिस्तान में इसकी इतनी ज्यादा पोचिंग हुई है, इतना ज्यादा मतलब मारे गए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पजों की वजह से, तो आज की डेट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड जोन में पहुंच गए हैं। तो इसको याद रखना। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात क्या है, इसके लिए अब करने क्या जा रहे हैं राजस्थान, तो सेटअप द बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर। तो ब्रीडिंग सेंटर सेट करने जा रहे हैं जिससे कि आराम से इनकी ब्रीडिंग हो सके और इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। तो ब्रीडिंग सेंटर फैसिलिटी दो जगह प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, एक तो कोटा में और दूसरा जैसलमेर में। तो राजस्थान में है दोनों, कोटा और जैसलमेर, यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और इस तरीके की इंडिया में कंट्री में फर्स्ट टाइप की फैसिलिटी होगी, ठीक है। फर्स्ट टाइप की फैसिलिटी तो होगी क्योंकि इससे पहले इसके बारे में कुछ इतना ज्यादा सोचा नहीं गया। अगर इससे पहले कोई फैसिलिटी होती तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जोन में ये नहीं पहुंचते। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जोन में पहुंच गए। इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है इस पक्षी के बारे में, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और भी ज्यादा इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो ये है कि देखिए अबाउट जो पॉपुलेशन आज की डेट में 90 के करीब ये बच गए हैं, ठीक है ना। 90 के करीब बच गए और 90 ही जो है ये 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अब देख लीजिए 90-95% है, अब तो 4-5 और बच गए, या तो पाकिस्तान में होंगे या फिर इधर उधर होंगे जो इनसे गिने नहीं गए हैं। तो अब देख लीजिए कंप्लीटली इंडिया में पाया जाता है अगर ढंग से देखा जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का ही हो गया प्रॉपर वे में ये। टोटल पॉपुलेशन ओनली 90 बचे हुए हैं। अब देखिए कितनी मतलब सोचने वाली बात है ये। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, पार्टिसिपेट इसने फंड प्रोवाइड किया है वो यूनियन इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। इसको भी याद रखना है। कई सारी न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई है इसमें, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कहाँ पे चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है, किस स्टेट का एनिमल है, कितनी पॉपुलेशन इंडिया में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या है। तो कई सारे क्वेश्चन ओनली इसी पोर्शन से आपके प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए आप। और यहाँ पे देखिए ये तो इसको बजट की मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। इसके साथ में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये इसकी साइंटिफिक आर्म है। मतलब साइंटिफिकली अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वो किस तरीके से टैकल की जाएगी, तो वो ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा टैकल की जाएगी। कई बार इंस्टीट्यूशन की लोकेशन भी पूछ ली जाती है, तो ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहाँ पे है, ये देहरादून में लोकेटेड है। तो इसकी इंस्टीट्यूशन की लोकेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये हिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में ऐसा कुछ पहली बार देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे आज की डेट में हो रहा है। पेज 1 पर न्यूज है और पेज 10 पर न्यूज है। ये CS कर्णन जी का नाम सुना होगा आपने। ये कहाँ के जज हैं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। क्या ऑर्डर दिया है कि इनको अपना जो है थोड़ा दिमाग को चेक करा के आओ, ऐसा कुछ बोला है। मतलब इनको मेडिकली एग्जामाइन करने को बोला है कि अपना थोड़ा देख वेख के आओ यार, आपके दिमाग में लग रहा है कुछ गड़बड़ आ गई है। क्यों, क्योंकि आज की डेट में काम ही ऐसा चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी में है। तो इसमें हुआ क्या है, एक्चुअली कई सारी चीजें हुई हैं उससे पहले। तो रस्साकसी चल रही है। हुआ क्या है, रस्साकसी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के बीच में और इनके बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बोला कि अपनी जांच करा के आओ, तो इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को साइड में रखते हुए मीडिया में एक स्टेटमेंट जारी कर दी। क्या जारी कर दी कि 1 तारीख तक जिस भी बेंच ने मेरे खिलाफ ये काम किया है, मतलब इस तरीके का मेडिकली वाला जो काम बोला है, उसको मेरे सामने प्रस्तुत होना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। तो इस तरीके की बात आ रही है। और उस एरिया का जो डीजीपी है, अगर उसको बोला जा रहा है कि आपको इनको अरेस्ट करना, तो इनको भी वार्न कर दिया इन्होंने, अगर आप मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से, किसी के भी आदमी के डिसीजन के हिसाब से, तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा,
ठीक है ना। तो यहाँ तक की चीजें चल रही है, तो मतलब एक तरीके से आप लोग अलग थोड़ा सीरियस नोट में बोले तो सुप्रीम कोर्ट आप जुडिशरी का कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है। मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि किस तरीके से जुडिशरी सिलेक्शन करती है और किस तरीके से अगर बंदे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं खुद हायर अथॉरिटी को, जस्टिस जो जुडिशरी की, तो फिर क्या कंडीशन निकल के आती है। तो थोड़ा इसी के एवज में मैंने सोचा थोड़ा आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो थोड़ा थोड़ा पहले अपना जुडिशरी का सिस्टम काउंट करते हैं कि जुडिशरी का सिस्टम है क्या हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक साइड में तो हो गया मान लीजिए यूएसए, ठीक है ना, यूएसए के साथ में कंपेयर किया जाता है। एक साइड में हो गया इंडिया। तो जैसे कि इंडिया में अगर जुडिशरी का सिस्टम है तो सेंटर में हो गया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में स्टेट में हो गया हाई कोर्ट, और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट में हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक हायरार्की है, मतलब ये सीनियर मोस्ट है, इसके नीचे ये है, फिर ये है, तो इस तरीके से एक हायरार्की बनी हुई है। पर लेकिन यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में जितना ताकतवर सेंटर का कोर्ट है उतना ही ताकतवर वहां पे स्टेट का कोर्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फेडरल सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ में क्वासी फेडरल इसीलिए बोला जाता है। हमारे यहाँ पे आधा अधूरा फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, ये वर्ड भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्वाजाई फेडरल हमारे लिए यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है हमको, क्योंकि हम कंप्लीटली जो फेडरल सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे इमरजेंसी वगैरह कॉन्सेप्ट आ जाता है तो एकदम सेंटर पावरफुल आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट की पावर एकदम खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्वाजी फेडरल बोलते हैं। कई जगह ऐसी पावर होती है जब भी सेंटर की पावर प्रिवेल करती है। पर लेकिन स्टेट में अगर देखा जाए यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, अभी उन्होंने क्या किया था, इमिग्रेंट कई सारे ऐसे हुए थे कि वीजा बैन कर दिया कई सारी मुस्लिम कंट्री से। तो कई सारे स्टेट सामने आए निकल के, उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उनको बोलते रहने दो, हमको जो करना है हम वो करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट भी ऐसे ट्रीट किए हैं अपने अंदर में जैसे कि खुद एक कंट्री है। ठीक है, अगर वहां पे इसीलिए सिटीजनशिप भी दो होती है, एक तो वहां पे सेंटर की होगी और दूसरी स्टेट की होती है, दो सिटीजनशिप लेनी पड़ती है वहां पे। तो वहां पे कंप्लीट फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये अच्छा भी है, इसीलिए हम एक साथ जुड़े हुए हैं सारे, इसीलिए हमारी कंट्री एक बोल सकते हैं एक सूत्र में, एक धागे में पिरोई गई है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, अभी आप लोगों को ये याद रखना, हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है ना, वो 1935 जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर अगर आगे डेट में चले, जब हमारे देश इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसके साथ में जाके फिर जनवरी आप लोग लगा सकते हैं, जनवरी में 1950 में हमारे यहाँ पे फिर एक सुप्रीम कोर्ट आया, जो हमारा एक कंप्लीट, तो पहले तो फेडरल कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं उसको, पर अब यहाँ पे कंप्लीट कोर्ट आ गया जो कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का कोर्ट था। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे है, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में कई सारे प्रोविजन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। तो कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया उसमें पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको रखा है। पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से 147 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल। ठीक है ना, इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में अंडर आर्टिकल 124 टू 147। ठीक है, देखिए चीजें याद नहीं करनी है, इनको थोड़ा रिवीजन करते रहना, तो चीजें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो तो वैसे ही याद हो जाएंगे चल चल के आगे, जैसे आप लोग चीजों को पढ़ते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो किसी भी चीज को रटना नहीं है, किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है। ओके, आगे क्या बोला है यहाँ पे, देखिए आगे आगे अब थोड़ा जज के बारे में बात कर लेते हैं, कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ तक कि आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे ओरिजिनली अगर पूछा जाए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो ओरिजिनली जो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 8 थी टोटल स्ट्रेंथ। इन 8 में से कौन थे, 7 तो हमारे वो थे जज थे, और एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल इस तरीके से स्ट्रेंथ थी। तो ये ओरिजिनली है, जब मैंने बताया यहाँ पे जो बनाया गया था जनवरी 1950 में। फिर इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे चलना स्टार्ट हो गए, तो जजों की स्ट्रेंथ बढ़ानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो जजों की स्ट्रेंथ बढ़ती गई, पहले 1956 में बढ़ाई गई। ठीक है ना, 1956 में बढ़ाई गई, 10 तक की गई। फिर 1960 में चले, फिर 13 तक कर दी गई। फिर 1977 में गए, फिर 17 तक कर दी गई। फिर 25 कर दी गई 1986 में। तो इस तरीके से बढ़ती बढ़ती चली गई। अब जो लास्ट बढ़ी है, आप लोगों को ये याद नहीं रखनी है, ये तो आपको याद रखना है कि प्रोग्रेसिवली बढ़ी है। पर लेकिन जो यहाँ पे याद रखना है, वो याद रखने वाली बात यहाँ पे नहीं आती है, याद रखने वाली बात आती है कहाँ पे, 2008 में। 2008 अमेंडमेंट एक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे जब अमेंडमेंट एक्ट किया गया, तो फिर ये 25 जो थे, इन 25 को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 31 कर दिया गया। और आज की डेट में जो स्ट्रेंथ है 31 है। इस 31 में 30 तो जो है जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये स्ट्रेंथ आज की डेट में वर्क कर रही है हमारी कंट्री के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है पूरा, कम से कम ये तो याद रख रहे हैं कितने कितने जजेस हैं, और टोटल कितने जज हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टोटल कितनी स्ट्रेंथ है।
ओके, इतना कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन में जो होता है सबसे पहला तो यही आता है कि जो चीफ जस्टिस नहीं, जजेस की बात करें जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 5 साल का हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस हो, या फिर इसके साथ में कोई लॉयर वगैरह है जैसे एडवोकेट वगैरह है किसी कोर्ट में, तो वहां पे इनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई हो, तो यहाँ पे ये इनके लिए कंडीशन रखी गई है। पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो अपॉइंटमेंट के लिए कोई एज यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एज अपॉइंटमेंट में हमारे लिए डिफाइन नहीं कर रखी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जजों की एज डिफाइन है, तो कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जज की एज कितनी होनी चाहिए कि जब उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ठीक है। तो ये खाली स्थान भरा गया है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे कुछ नहीं पता है। तो किसी भी एज में आदमी जो है जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ओके। अब इसको ओथ जो दिलाई जाती है किसके द्वारा दिलाई जाती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दिलाई जाती है इनको, ओके। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दिलाई जाती है इनको। अब ये बात यहाँ पे आ गई कि देखिए उसके लिए एज नहीं है, ठीक है, पर लेकिन उसके अपॉइंटमेंट के लिए एज नहीं है, पर लेकिन रिटायरमेंट के लिए एज है, ठीक है। रिटायरमेंट के लिए एज है वो क्या है 65 ईयर रिटायरमेंट के लिए एज है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है, ओके। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए जैसे बात हो गई, अब ये इन्होंने जो जस्टिस ये थे, ये CS कर्णन जी, अब इनके बारे में अगर देखा जाए, अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो कल को हो सकता है कि बात आ जाए कि इनको हटाना है, ठीक है ना। हटाने की बात कर सकते हैं, हटाने में जो वर्ड यूज करता है उसको इम्पीचमेंट बोल सकते हैं। पर लेकिन इम्पीचमेंट यहाँ इनके लिए यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है। अब इनके लिए बोला जाएगा इम्पीचमेंट, इसके लिए नहीं बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हटाने के लिए क्या बोला जाएगा यहाँ पे कि इनको हटाया जाएगा, मतलब ऐसे जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि 2 ग्राउंड पे हटाया जाता है इनको, एक तो होता है मिसबिहेवियर जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, मिसबिहेवियर। दूसरा होता है इनकैपेसिटी। तो मिसबिहेवियर वाला यहाँ पे इनके ऊपर अगर लगाएंगे फ्यूचर में, एक आर्टिकल भी हम लोगों ने मैंने जिक्र किया था, एक आर्टिकल में भी यहाँ पे बोला गया था कि हो सकता है इनके खिलाफ ये मतलब रिमूवल का प्रोसेस चलाया जा सके। और रिमूवल का प्रोसेस चलाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो स्पेशल मेजोरिटी के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है, देखिए स्पेशल मेजोरिटी को अगर देखा जाए तो उसमें क्या आता है कि दोनों हाउसेज में ये पास करनी है, ठीक है ना। तो दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी इंप्लीमेंट होनी है। तो होती क्या है, टोटल मेंबर जितने होते हैं हाउस में, टोटल मेंबर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल मेंबर जितने होते हैं हाउस में, तो उन मेंबरों में से जो वोटिंग करनी है, तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 को मेजर स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर 2/3 से पास हो गया एक कोई भी मतलब यहाँ पे अगर कोई उद्देश्य रखा गया पास होने के लिए, और 2/3 से अगर वो पास हो गया है, तो इसका मतलब अब इसको हटाने की बात स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब अब इनको रिमूव किया जाएगा। तो इस तरीके से हटाने का प्रोसेस इनका चलता है, ठीक है। अब ये मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे दी है, तो आप इसके पैरेलल में आज जाके लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा उठा के। अब हाई कोर्ट के जजों के बारे में पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए लक्ष्मीकांत को पढ़ने का सबसे आसान सा तरीका यही है, अगर पहले सेंटर से रिलेटेड कुछ प्रोविजन पढ़ ले लीजिए, फिर इस पैरेलल में स्टेट से पढ़ लीजिए, क्योंकि डबल डबल रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूपीएससी पढ़ लिया, स्टेट का जो सर्विस कमीशन है उसके बारे में पढ़ लिया, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, फिर गवर्नर पढ़ लिया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया तो फिर हाई कोर्ट पढ़ लिया। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी मेहनत भी कम लगेगी और जल्दी से जल्दी बुक को कंप्लीट कर पाएंगे आप लोग। तो उस तरीके से फोकस करके चलिए, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप उसको मतलब ज्यादा आसानी से उसको फिर याद भी रख पाएंगे आप लोग। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। तो ये वाला थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में लड़ाई हो रही है, किसको लेके हो रही है, ये कृष्णा रिवर को लेके हो रही है। और कृष्णा रिवर पे ये नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बारे में बात चल रही है। जिससे वो ये पानी के बारे में कि हमको पानी कम दिया और तुमने पानी ज्यादा ले लिया है, तो काइंड ऑफ इनकी टकराव स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ये नेक्स्ट वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, उड़ीसा के जो फॉरेस्ट स्टाफ है उन्होंने क्या किया है, मंकी को कैसे पकड़ा जाए वो किससे सीखा गया है, ये मनकिडिया मनकिडिया ट्राइब है ये, इसके बारे में याद रखिएगा। ये कहाँ से बिलोंग करती है, उड़ीसा से बिलोंग करती है। यहाँ की ये देखिए, ये तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे थोड़ा आप लोग रिविजन भी कर लीजिए। हमने अभी डिस्कस किया था कि नियामगिरी, याद आ रहा है कुछ, नियामगिरी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नियामगिरी जो हिल एरिया है उड़ीसा में, वहां पे माइनिंग को लेके प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने कुछ ट्राइबल का वहां पे जिक्र किया था, कुछ याद आ रहा है, उनमें से कौन कौन से ट्राइबल का हमने जिक्र किया था कि उस वाले एरिया में पाई जाती है। एक तो इसका जिक्र किया था, और दूसरा ये
कुतिया कोंड इसका जिक्र किया था, और डोंगरिया कोंड, तो इन दो का जिक्र किया था। इसके अलावा भी देखिए ट्राइबल किसी स्टेट में अगर बहुत ज्यादा न्यूज में है तो आप काफी बार उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को ये याद रखनी है, यहाँ पे ये भी सारी यहाँ की जो ट्राइबल है, तो इनके भी आप दो चार का नाम याद रख सकते हैं जो मेन मेन है। खासकर इनका तो नाम याद रखिएगा, जैसे ये होगी यहाँ पे, एक ये आ गई यहाँ पे, दो तीन जो न्यूज में उनका तो रखिएगा, और भी दो चार देख लीजिएगा जो आपको लगता है याद रहने लायक है, ठीक है ना। तो कुछ ट्राइबल्स के यहाँ पे नाम डाल दिए इसीलिए मैंने, तो थोड़ा इनको रिविजन कर लीजिएगा एक दो बार, तो फिर याद हो जाएंगे। दो तीन बार नाम पढ़ लीजिए कि ये हो गया, तो फिर उसके बाद में आपको चीजें याद रह जाएंगी। अब यहाँ पे पेज 7 पे ये न्यूज थी, न्यूज तो स्टेट से रिलेटेड थी, पर थोड़ा इसको हम अलग तरीके से देख लेते हैं ताकि आप लोगों का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाए। पेज 7 पे न्यूज थी कि इंडस्ट्रियल वाटर का यूज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल वाटर के यूज से रिलेटेड मैंने आप लोगों को पहले ये भी बताया था एक बार कि हमारे यहाँ पे जो टोटल वाटर है कंट्री में वो किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो वाटर यूज किया जाता है, पानी यूज किया जाता है, वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में पानी जाता है, और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल एरिया में पानी जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये एक तरीके से ऐसे मतलब भरने के लिए भी आ सकता है कि कहाँ पे कौन कितना पानी यूज होता है। हालांकि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्रियल वाला आगे निकलने वाला है जहां तक देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी मेक इन इंडिया स्टार्ट हो चुका है जिस तरीके से दूसरी कंट्री में। अगर आप यहाँ पे यूएसए का देखें, हमने इसका भी जिक्र किया था, यूके, इंडिया और चाइना, इनका सबका कंपेयर करके मैंने बताया था। तो उस टाइम पे जैसे हमने यूएसए का देखा था, तो यहाँ पे व्हाइट वाला देखे तो एग्रीकल्चर में यूएसए का ही है, ठीक है ना। और इंडस्ट्री में देखे तो ये देखे तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर यहाँ पे इक्वल है लगभग, म्यूनसिपैलिटी को लगभग इतना जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे यूके में देखिए यूके में इंडस्ट्रीज है ओनली, एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर ओनली, ये व्हाइट वाला जोन है, तो बिल्कुल खत्म है एग्रीकल्चर के नाम पे, मतलब बिल्कुल कहानी खत्म है यहाँ पे। उसके बाद में फिर म्यूनसिपल वाला हो गया, तो ये अच्छा खासा हो गया। चाइना में देखिए, ये देखिए, ये तो इंडिया हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे इंडिया हो गया ये। तो यहाँ पे देखिए अब ये बात आती है चाइना की, तो चाइना में देखिए एग्रीकल्चर के लिए ये है, और चाइना में भी एग्रीकल्चर के लिए अच्छा खासा है, पर लेकिन अगर इंडस्ट्रीज के लिए देखें तो यहाँ पे ज्यादा है और म्यूनसिपलिटीज के लिए कम है, तो ये वाला पोर्सन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री में भी थोड़ा अंदर घुस जाते हैं फिर, जो ये न्यूज़पेपर में दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो थर्मल वाटर, जो थर्मल पावर जनरेशन है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। फिर इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनके लिए यूज होता है सेकंड नंबर पे। और जो थर्ड नंबर पे यूज होता है वो होता है पल्प एंड पेपर वगैरह, जो इंडस्ट्री होती है, जो कागज हम लोग यूज करते हैं, न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं। और फिर टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने में। तो यहाँ पे दो तीन चीजें याद, ये तीन मतलब चार तो कम से कम याद रख ही सकते हैं। पहले नंबर पे थर्मल हो गया, दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग हो गया, और तीसरे नंबर पे हो गया ये कागज वगैरह की जो इंडस्ट्री है, और फोर्थ नंबर पे हो गया टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल फोर्थ नंबर पे आता है, कागज भी उससे ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग वाला तो अलग साइड में हो ही गया। तो ये कई बार आ जाते हैं कि ऊपर से नीचे लगाने के लिए कि सीक्वेंस लगाए कि फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा इनका याद रखिएगा। और खासकर पानी जब से नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गंगा को मतलब स्वच्छ करने का अभियान चल रहा है, और गंगा को लाइव एंटिटी और जमुना को लाइव एंटिटी पर मतलब बोल दिया गया है, तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से भी इनको आप लोगों को याद रखना है थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा फोकस देके चलिएगा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे इस तरीके के क्वेश्चन कई बार निकल जाते हैं। अब कोर इंडस्ट्री के बारे में आ गया, हालांकि हम कई बार इसको देख चुके हैं पहले भी, तो कोर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए कोर इंडस्ट्री के बारे में पहले तो आप लोगों को याद ही रखना है, 8 कोर इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, और ये 8 कोर इंडस्ट्री लगभग 40% ये पार्ट अपना प्ले करती हैं, मतलब 40% टोटल जितना होता है जो इंडस्ट्रीज में, उसका कंप्राइज करती हैं। 40 का 38% है वैसे, 40 के लगभग आप लोग याद रखिएगा। वेट आइटम है, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स निकालते हैं हम लोग, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको आईआईपी भी बोलते हैं। तो उसमें जो है लगभग 38 या 40% आप लोग बोल सकते हैं कोर इंडस्ट्री, और बाकी में सारी दुनियादारी आ जाती है। तो इसमें क्या क्या है, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, और ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में चल रहा है, सबसे कम ग्रोथ किस में चल रहा है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में इसका डिस्कस किया था हम लोगों ने अच्छे से, तो बाकी की चीजें काफी डिटेल में वहां पे डिस्कस की थी हम लोगों ने। आइए अब आगे चलते हैं। पीआईबी में लगभग दो ही न्यूज थी, पीआईबी में आजकल ज्यादा न्यूज आ नहीं रही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो न्यूज है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है एंटोनी लाइनजुला। ये एंटोनी लाइनजुला है, ये नए क्या बने हैं, ये बने हैं सीजीए। सीजीए बने हैं, याद रखिएगा, कैग नहीं है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, ये है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट ऑफिस होते हैं। ओके, तो ये बने, इससे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, थोड़ी हो जाती है, फर्स्ट पर्सन है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से बने हैं। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट से कोई नहीं किसी को ये पोस्ट नहीं मिली है, ठीक है। आगे ये न्यूज थी, ये न्यूज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कल जो था, अभी अभी कल क्या बनाया गया, याद आ रहा है कौन सा डे था कल, या भूल गए? लेबर डे था, ठीक है ना, तो उसको याद रखिएगा थोड़ा। तो लेबर डे से चलिए एक बात याद आ गई। अच्छा ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में आता है जिसमें चाइल्ड लेबर को बैन किया जाता है? चाइल्ड लेबर को बैन किया जाता है, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल आप लोगों को लिखना है, ठीक है।
अगर याद रखने के, चलिए बाद में बताएंगे, अभी अभी आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके, तो लेबर डे के ऊपर ये लॉन्च की गई है स्कीम, जो श्री बंडारू दत्ताचार्य जी हैं, दत्तरीय, तो इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये स्कीम का नाम आप लोगों को याद रखना है, 1 IP 2 डिस्पेंसरीज। डिस्पेंसरीज वही होती है जैसे दवाई वगैरह मिलती है, ठीक है ना, एंड आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन। तो इस स्कीम का नाम याद रखेगा, 1 IP एंड 2 डिस्पेंसरीज। तो ये लेबर फॉर्म से लेबर में रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसके लिए किया गया है। आईपी का क्या मतलब होता है, इंश्योर्ड, जिस पर्सन का, जो कोई पर्सन इंश्योर्ड है, जिसका इसके थ्रू कनेक्शन है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड है। तो एक तो उसको अगर कहीं डिस्पेंसरी में जाना है, उसको फायदा पहुंचेगा, और दूसरा उसकी फैमिली को, ठीक है ना। तो 1 IB 2 डिस्पेंसरी, तो दो का फायदा पहुंचाया जाएगा यहाँ पे। वही एक तरीके से वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी स्कीम चला रखी है इसके तहत, आप लोगों ने देखा होगा, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, वेज सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर तो हमने बहुत सारा डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने अभी कमिटमेंट किया है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बंदे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो वर्क फोर्स है, यहाँ तक कि किसानों को भी इन्होंने बोला था, फार्मरों को भी इन्होंने बोला था कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर लेके आया जाएगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें वो डिस्कस करी थी। ओके, और आगे देखिए, माइग्रेंट वर्कर रहते हैं, पहले हमने वो भी चीज डिस्कस करी थी, जैसे माइग्रेंट वर्कर है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। उनका पहले खाता कहीं और होता था, तब से उनको सैलरी कहीं मिलती थी, अब कहीं पे मिलने लगी। अब उनका ऐसा अकाउंट बना दिया कि इंडिया में कहीं पे भी जॉब करेंगे, वो सैलरी उस अकाउंट में जाएगी, और वो अकाउंट इनका आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया गया, तो इनके साथ ही साथ रहेगा। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए ये भी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और इसके अलावा जो फैमिली को प्रॉब्लम थी बीमारी से रिलेटेड, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसलिए अच्छी स्कीम है, याद रखिएगा, 1 IP 2 डिस्पेंसरी किससे रिलेटेड है, ये लेबर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो लेबर डे पर लॉन्च की गई है। ओके, अब आइए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फेडरलिज्म से रिलेटेड। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। एक साइड में हो गया, बीच में सेंटर हो गया, ठीक है ना, फिर हो गए सारे स्टेट, ठीक है। तो सारे स्टेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सारे मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। सारे अलग अलग यूनिट है अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी मिलके काम कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नीति आयोग में देखने को मिलेगा, बहुत बार यूज होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, फेडरलिज्म वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला क्या गया, ये यहीं पे नहीं है, नीचे भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। नीचे मान लीजिए पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, तो वहाँ पे भी सब अपना अपना मिलकर काम कर रही है। तो एक दूसरे से कंपटीशन लगाने के लिए इनका एक दूसरे से कंपटीशन रहता है कि कौन आगे निकलेगा स्टेट में, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। जब सारे कंपटीशन लगाएंगे आपस में, तो आगे बढ़ेगा कौन, बढ़ेगा तो कंट्री ना हमारा। तो वो बात होती है। तो फेडरलिज्म इज ए की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको सही नहीं बताती है, मतलब जो इनकरेक्ट है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फर्स्ट, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला गया, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द, किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नॉर्मल सी बात है यार, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में तो दोनों इंप्लीमेंट हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो इलेक्शन वगैरह बताए जाते हैं, किस किस के इलेक्शन होने हैं, कौन चीफ मिनिस्टर, वो सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो उसके हिसाब से तो सारी चीजें हो रही हैं, तो पहले वाली सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, बोथ गवर्नमेंट्स ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सारा काम हो रहा है तो पावर भी तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकालेंगे ना ये, तो ये वाला भी सही हो गया। तीसरा देखो क्या कह रहा है, सिंस द गवर्नमेंट आर ऑटोनोमस पॉलिटिकल यूनिट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फोर्स एनी ऑर्डर टू देम। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भी अपना इन्फोर्स नहीं कर सकती है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्डर। ऐसा कुछ होता है क्या, यहाँ तक आप सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, इमरजेंसी लगा दो यार, कहानी खत्म, स्टेटों की कहानी खत्म हो गई सारी, किसके अंदर आ गया, सारा रूल सेंटर का आ गया। तो क्या हो गया, सीधी सीधी बात हो गई एकदम कि गलत दे रखी है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया। फिर इंडियन सिटीजन आर गवर्न बाय द लॉ, दोनों के लॉ बनाए जाते हैं, सेंटर के भी स्टेट के, दोनों के गवर्न होते हैं, तो ये भी फेडरल का सिस्टम है, तो ये भी राइट है, ठीक है ना। तो जो इनकरेक्ट है वो फेडरल सिस्टम के हिसाब से वो क्या है, सी आंसर हो गया इसका। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आईपी से रिलेटेड इतने सारे इशू चलते रहते हैं, तो ये पेटेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो ऑफिस है, किसके अंदर में आता है, सबसे पहले तो ये है कि ये मुंबई में है, ठीक है ना। अब आता है किस मिनिस्टर, किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूज में ये आज की डेट में पेटेंट से रिलेटेड इतने सारे इशू हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब वो बुक से रिलेटेड इशू चल रहा था, जो कि ड्यू की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो इशू चल रहा था, क्या बोला गया था वहां पे कि कोई भी बुक वगैरह है कि उसकी फोटोकॉपी कर दी जाती है। तो बहुत सारे इशू चल रहे हैं आज की डेट में कंट्री में, ड्रग्स के रिलेटेड हमने कई सारे इशू देखे थे। तो पेटेंट क्या होता है, अगर आप रिसर्च करके कोई भी एक नई रिसर्च करते हैं, तो आपको एक पेटेंट दिया जाता है, जिससे कि आपकी रिसर्च को सेव रखा जाएगा, जिससे आपको रॉयल्टी मिलती रहे, तब तक आपने जितना टाइम पैसा खर्च किया गया है वो अपना रिकवर कर सको और थोड़ी कमाई भी कर सको, ठीक है ना। तो उसको बाद में हटा दिया जाता है, फिर उसको पब्लिक पर्पज के लिए रख दिया जाता है। तो उसको सेव करने के लिए जो काम होता है वो यहाँ पे होता है इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक प्रमोशन। ओके,
तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे। सब्सिडरी अलायंस का इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को इसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है कि ये बताना कि किसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी, ठीक है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन है किसके द्वारा इन्फोर्स की गई थी, कौन उस टाइम पे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। ओके, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके अलावा आप देखिए आगे मैं बताता हूँ इसमें सब्सिडरी अलायंस के बारे में अगर देखा जाए तो सब्सिडरी अलायंस किस तरीके की अलायंस थी। ये इस तरीके की अलायंस थी, मान लीजिए एक स्टेट है प्रॉपर, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश और ये वाला स्टेट हो गया यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से कोई खतरा है, तो ये वाला उत्तर प्रदेश क्या करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसके साथ में सब्सिडरी अलायंस साइन कर देगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, इनको या तो अपनी फोर्स थोड़ी देनी पड़ेगी इनको यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से इनकी फोर्स का रख रखाव करना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, और खुद की कोई फोर्स नहीं रखेगा ये स्टेट। इसकी प्रोटेक्शन का जुम्मा जो है अब वो किसके ऊपर आ गया, अब अंग्रेजों के ऊपर आ गया। अब ब्रिटिश और या अंग्रेज इनको कह सकते हैं, अब इनके ऊपर जुम्मा आ गया। अगर मध्य प्रदेश कुछ भी हो रहा है तो इसका कुछ भी कर रहा है तो इसका मतलब मध्य प्रदेश यूपी के साथ में फाइट नहीं कर रहा है, मध्य प्रदेश ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में फाइट कर रहा है। तो ये मतलब था इसका, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जिस तरीके से अगर मॉडर्न इसका एग्जांपल दो सब्सिडरी अलायंस का, तो ये कौन सा एग्जांपल आप लोग मानेंगे, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, वो है यूएसए का और जापान का। तो यूएसए ने और जापान ने आप लोग बोल सकते हैं सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया लगभग वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में। अब क्या हो गया, आज की डेट में अगर कोई भी जापान पे कोई भी वार छेड़ेगा जापान के साथ में, तो वो क्या माना जाएगा, वो ऐसे माना जाएगा कि यूएसए के साथ में वार छेड़ रहा है, तो यूएसए आएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये मॉडर्न सब्सिडरी अलायंस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपको ओनली समझाने के लिए ये सब्सिडरी अलायंस का यहाँ पे नाम नहीं है कोई, ठीक है ना, एक जस्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री एंगेजमेंट बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड द ब्रिटिश। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, आगे देखिए क्या बोला है, इन इंडिया हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू एक्ट द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने वाला समझने वाला कौन है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाते हैं, है? प्रणब मुखर्जी जी के पास थोड़ा ना जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या काउंसिलिंग मिनिस्टर के पास जाते हैं। ये तो सिंपल सा एग्जाम, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो याद रखना चाहिए। क्योंकि कुछ भी इंटरप्रिटेशन देखो, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था आप लोगों को, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कल बताया था, मॉर्निंग में ही बताया था मॉर्निंग में ही बताया था, देखो, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो समझाया था उसमें यही बात आई थी निकल के कि बेसिक स्ट्रक्चर होती क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर बस वर्ड निकल के आ गया है, पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। कोर्ट बताएगा कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है उसमें। तो इंटरप्रिटेशन किसका किया जाता है, सुप्रीम मतलब कोर्ट करता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ गया। ओके, आंसर में देखिए इसी तरीके से अगर मान लीजिए वो बोला था मैंने, मॉर्निंग एग्जांपल भी दिया था उस टाइम पे समझाते हुए आप लोगों को, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट जज की अपॉइंटमेंट से एनजीएसी जो रद्द किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था, तो इंटरप्रिटेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखते हैं कि हिसाब से है नहीं है, तो इंडिपेंडेंसी को हार्म कर रहा था वो, तो इसलिए उसको खत्म कर दिया। तो इस तरीके से कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, तो इसको याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, डाइक्लोफेंसिस के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो जिस दिन वल्चर के ऊपर एक वो आया हुआ था न्यूज़पेपर में आर्टिकल, हमने तब डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर ने अपने ढंग से वो आर्टिकल सुना होगा तो क्वेश्चन आराम से करके ले जाएंगे। इट इज नाउ बैंड इन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में बैन है वेटनरी पर्पज के लिए, जो जानवरों को दवाई दी जाती है उसके पर्पज के लिए, हाँ बैंड है, और 2006 से बैंड है। और यहाँ पे किस किसके और कंट्री में, आसपास वाली में, नेपाल में भी बैंड है और पाकिस्तान में भी बैंड है, इंडिया के साथ साथ में। ओके, इट वाज एडमिनिस्टर्ड टू द वल्चर पेन किलर, नहीं, ये जानवरों के लिए पेन किलर का काम करती है, जिसकी वजह से उनको दी जाती थी। फिर वल्चर जब उन जानवरों को खाते हैं, जब मर जाते हैं वो जानवर, जब उनको खाते हैं तो फिर वो इनको भी ले डूबती है, तो इसलिए इसके लिए वो इनको मार देती है, मतलब इनके लिए वो बहुत ही खतरनाक है। तो आंसर क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो करेक्ट ओनली फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। हु अमंग द फ्लोइंग एसोसिएटेड विद आत्मीय सभा, आत्मीय सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, ये 1815 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बनाई गई थी आत्मीय सभा। और बनाई किस लिए गई थी, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे उस टाइम पे दुराचार चला करते थे, सती प्रथा जैसी चीजें हो गई, तो उन सब चीजों को अपोज करने के लिए, सोसाइटी को जागृत करने के लिए कि ये सब चीजें हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं है, उन सब चीजों को यहाँ से हटाओ। तो उन सब चीजों का अपोज करने के लिए, लोगों में ज्ञान भरने के लिए ये आत्मीय सभा बनाई गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया इसका।
अब इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं माइंड में कई बार। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे क्या दे रखा है, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट किसके द्वारा चेयर की जाती है? वीडियो को पॉज करके आंसर देना यार, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, देखिए फिर ठीक है ना, ये फिर मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। फिर इस तरीके से चीजें, सारी चीजें सोचते हो मैं ही मैं ही करता रहा हूँ। एग्जाम आप लोगों को देना है, मैं देखा हूँ क्या एग्जाम पे आप लोगों की जगह। तो आंसर वगैरह दो यार, आंसर देते ही नहीं हो आजकल, पता नहीं फिर ठंडे पड़ गए हैं आप लोग, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं। और खासकर एसबीआई का तो एग्जाम भी चल रहा है अभी, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम लिया जाए तो देखिए हमारे यहाँ पे एक होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा होती है इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। और जिसको क्या बोलते हैं, इसके लिए याद आ रहा है कुछ, ये पीपल हाउस होता है, ये लोगों का हाउस होता है। तो नाम याद आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? बोल तो दिया है पीपल हाउस, समझ में नहीं आया, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं? 545। और यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं? नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। तो कौन चेयर करता है इनको? देखिए जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है उसको कौन चेयर करता है? उसको चेयर करता है, याद आ रहा है कौन? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट उसको चेयर करते हैं। और जो लोकसभा होती है उसको कौन चेयर करता है? उसको लोकसभा स्पीकर। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दो हाउस होते हैं, उसको वाइस प्रेसिडेंट और इसको लोकसभा स्पीकर, ओके। अब आगे चलते हैं, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग कोजेज बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट किया गया था तो कौन सा कोजेज था इसके पीछे? तो आप लोगों को तीन स्टेटमेंट दे रखी है। पंजाब में जो रोंग्स हुई था उस टाइम पे आप लोगों को पता ही है कितनी बुरी कंडीशन हुई थी, जलियांवाला बाग जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसी टाइम पे फिर, ठीक है। और कुछ ही टाइम पहले फिर रॉयल एक्ट भी लगाया गया था। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई थी, तो इसी के तहत फिर बाद में इन सब चीजों को देखते हुए इसको कहीं ना कहीं एक मूवमेंट भी बोला जाता था, जब गांधी जी का एक तरीके से, गांधी जी की आई ओपनिंग मूवमेंट भी इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं। जो पंजाब में जो केस हुआ था, जनरल डायर ने जब गोली चलाने के लिए बोला था, ठीक है। तो उस लिए भी तब गांधी जी ने फिर एक पूरे हिम्मत से, पूरे उस जोश में जो मूवमेंट चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था उस टाइम पे। इसके इसके बारे में थोड़ी और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जो जो ये तो आप लोगों को पता ही है, जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था वहां पे जनरल डायर के द्वारा, ये बैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है ना, अप्रैल के महीने में। और ये वाला जो खिलाफत मूवमेंट है, ये तुर्की का सुल्तान था, उसको हटा दिया गया था एक तरीके से। मतलब ये एक तरीके से अंग्रेजों का वार था मुस्लिमों के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर। क्या कि यहाँ पे जो खलीफा वाला सिस्टम था उसको साइड में करके ये अपना खुद को इम्पोज करने जा रहे थे वहां पे, कि हमारा रूल चलेगा अब यहाँ पे। तो उसके खिलाफ यहाँ पे खिलाफत का मूवमेंट चला। तो गांधी जी ने देखिए फायदा उठाते हुए, गांधी जी को लीडर ऐसे ही नहीं माना जाता है, गांधी जी ने फायदा उठा के इस तरीके से किया काम कि एक तरीके से हिंदू हो गए और दूसरी साइड में मुस्लिम आ गए, तो दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने के बाद में ये मूवमेंट निकल के आया जिसको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बोलते हैं। और ये रोवेल्ट एक्ट तो वो था, आपने दामिनी मूवी देखी होगी, तो दामिनी मूवी में सनी देओल डायलॉग मारता है जिस तरीके से, नो एफआईआर और नो कोर्ट के चक्कर, केस केस अभी रफा दफा कर दूंगा यही 1 सेकंड में जटा साहब। तो काइंड ऑफ डायलॉग यहाँ पे ये रॉयल टैक्ट आया था निकल के। तो यहाँ पे भी वो केस जो रफा दफा करना था, नो तो एफआईआर करना है, किसी को कोर्ट में नहीं जाना है, बस उठा के सबको जेल में डाल देना है। तो यहाँ पे इस तरीके का रॉयल टैक्ट आया था, इसको भी अपोज किया गया था, ठीक है ना। तो इसको अपोज करने के लिए ही ये सब चीजें हुई थी। तो जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन आ जाता है? तीनों आंसर सही है, ओके। अब यहाँ पे मॉर्निंग में जो क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन तो थे नहीं, क्वेश्चन के नाम पे कलंक था वैसे तो। छत्तीसगढ़ देखिए कहाँ से फॉर्म हुआ था? 2000 में हुआ था मध्य प्रदेश में। झारखंड कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था 2000 में। और यहीं पे क्या हुआ था? उत्तराखंड भी निकल के आया था यूपी से, ये भी 2000 में आया था। तो 3 स्टेट बने थे उस टाइम पे ये, ओके। और स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन आया था, ठीक है ना। तो आप लोग बोल सकते हैं 89 में, मतलब सबसे पहले याद रखना है, इतना ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है डेट वेट वगैरह। तो स्वीडन नाम याद रखिएगा। स्वीडन देखना चाहते हैं मैप में जाते जाते? चलिए, इतनी तो इच्छा पूरी कर ही दूंगा। ये देखिए यहाँ पे स्वीडन, ये हो गया नॉर्वे और ये हो गया फिनलैंड, ठीक है। बिना मैप दिखाए तो मन सा ही नहीं लगता है कि कुछ पढ़ाई भी पढ़ाई भी हुई है क्या, ओके। तो देखिए आज के लिए इतना ही है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। और चीज़ों को शेयर कीजिए यार, जिससे कि लोगों तक चीज़ें पहुंच जाए आराम से। और इन्जॉय कीजिए आराम से, खुश रहिए हमेशा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो, हंसते खेलते रहो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।